नमस्कार दोस्तों, आपका राय बूस्टर चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक की आंट जेनिफर्स टाइगर नामक एक पोएम या कविता जिसे कह लीजिए। इसकी हम लोग वर्ड मीनिंग के साथ साथ पूरी डिटेल समरी के साथ हम लोग पढ़ते हैं। आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अबाउट द पोएट। अब हम यहाँ देखेंगे एंड्रिन रिच वॉज एन essayist and a poet and a radical feminist hailing from America. She became one of the most influential and popular poets in the second half of the 20th century. She had active participation in the contemporary women movements as the theorist and a poet. She conveyed strong resistance to militarism and racism through her body of work. यहाँ पर हम देखेंगे जो एंडरसन रिच थी, जो अमेरिका की रहने वाली थी, वो एक यहाँ पर एक निबंधकारक भी हैं, एक निबंधकारक हैं, कवि हैं, और एक साथ ही साथ वो एक कट्टरपंथी नारीवाद भी थी। रेडिकल फेमिनिस्ट मीन्स कट्टरवाद, कट्टरवाद फेमिनिस्ट मीन्स नारीवादी, हेलिंग फ्रॉम अमेरिका। She became one of the most influential and popular poet in second half of the 20th century. 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में सबसे प्रभावशाली और यूं कह सकें कि लोकप्रिय कवियों में से एक बन गई थी। She had active participation in the contemporary women's movement as the theorist and a poet. जब हम देखेंगे सिद्धांतवादी की, ये एक तरह से एक सिद्धांतवादियों की एक कवि थी और इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है कि जो सिद्धांतवादों की लड़ाई थी या यूं कह लें समकालीन महिला आंदोलन में इनकी एक सक्रिय भागीदारी रही है। She conveys strong resistance to militarism and racism through her body of work. इन्होंने बहुत ज़्यादा यूँ कह लें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मतलब इन्होंने एक प्रतिरोध व्यक्त किया था। किसके खिलाफ? सबसे ज़्यादा जो सैन्यवाद और नस्लवाद होती है उसके खिलाफ इन्होंने अपने काम के जरिए, अपने बॉडी ऑफ वर्क के जरिए इन्होंने प्रतिरोध व्यक्त किया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये वो पोएट थी। आइए हम देखते हैं इस थीम क्या है इस पोएम की। तो हम लोग थीम के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया द थीम ऑफ द पोएम आंट्स जेनिफर रिलेट टू द इशू एंड सब्जेक्ट ऑफ मेक डोमिनेंस इन सोसाइटी। आंट्स जेनिफर ने इस थीम को, इस सबसे बड़ा इशू यहाँ पर रेज किया है और इन्होंने बताया है कि किस प्रकार जिस सोसाइटी में रहती थी वो किस प्रकार से मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, उसी विषय को इन्होंने खास करके उजागर किया है। The theme want to highlight the conflict, issue and struggle that a woman has to face in male narrow-minded society. यहाँ पर हम देखेंगे इस थीम में उन्होंने खास करके इन चीज़ों को हाईलाइट किया है, उजागर किया है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े थे, कोई वाद विवाद थी, किस प्रकार के संघर्ष थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक तरह से पूर्ण रूप से कि जो उन विषयों के संघर्ष थे, मुद्दे थे या संघर्षों को उजागर किया है। एक जो औरत जो है वो फेस करती है, मतलब जिनका सामना करती है मेल नैरो माइंडेड सोसाइटी, जो आदमियों की जो संकीर्ण सोच होती है, जो एकदम से मतलब जो महिलाओं को तुच्छ समझते हैं, ऐसी जो सोसाइटी होती है जहाँ पर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है, जहाँ पे पुरुषवाद जो होते हैं, पुरुष सोसाइटी जो होती है वो सक्रिय भूमिका में रहती है, ऐसी सोसाइटी को उन्होंने यहाँ पर उजागर करने की कोशिश की है। Aunt Jennifer is essential the protagonist in the poem, and she symbolizes or represents the women across the globe who have been victims of persecutions and oppression due to the male control or dominant society. यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एंटी जेनिफर थी वो अनिवार्य रूप से एक कविता में नायक हैं और वो दुनिया भर में उन महिलाओं का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करती हैं जो कि यहाँ पर प्रत सत्तात्मक कह सकते हैं कि ये जो हम कहते हैं ना यानी कि प्रोटोगोनिस्ट तो थी साथ ही साथ सिंबलाइज भी थी, वो जो महिलाएं थी उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी इस पूरे ग्रुप में। साथ ही साथ वो ये बताने की कोशिश कर रही थी ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है
उसमें उन्होंने मतलब वो यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी उसमें उन्होंने महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए इसके अपने उत्पीड़न और जो मानसिक दशा थी उनकी और जिस प्रकार से वो उत्पीड़न का शिकार हुई थी उसको यहाँ पर उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है। द पोएट हैज़ एक्सप्रेस हर कंसर्न फॉर द वोमेन वाया दिस पोएम। यहाँ पर कवित्री ने इस कविता में के माध्यम से नारी के प्रति होने वाली जो चिंता व्यक्त की है। एक तरह से ऐसे कर सकते हैं कि जो चिंताएं हैं नारियों के प्रति उसको यहाँ पर व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रेंजर लाइन एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं। Ernst Jennifer Tiger prance across the screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They place in sleek, symbolic certainty. Ernst Jennifer Tiger prance across the screen. यहाँ पर हम देखेंगे कि Ernst Jennifer Tiger जो है वो ऐसा लग रहा है कि उछल कर कूद कर स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। ब्राइट टोपस डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ब्राइट टोपस डेनिजन्स। अब जो ये यहाँ पर ब्राइट टोपस मतलब ये एक प्रकार का जेम्स होता है, एक प्रकार का पत्थर होता है पीले रंग का, आपने देखा होगा लोग अंगूठियों में पहनते हैं। उस अंगूठी की बात यहाँ पर की जा रही है। उस अंगूठी से का जो पीलापन है उस कलर की यहाँ पे बात हो रही है। तो उस कलर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है किस या यूं कह लें कि उसकी सिमिलैरिटी बताई जा रही है किससे, जो शेर का जो कलर होता है उसके स्किन के कलर से यहाँ पर उसको मैच कराने के लिए, इसलिए यहाँ पे ब्राइट टोपेज का प्रयोग किया गया है डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ए ग्रीन। और यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जो शेर होते हैं वो किस प्रकार से डोमिनेंट रहते हैं अपने इन्वायरमेंट में। ठीक है, ग्रीन इन्वायरमेंट में वो किस प्रकार से ब्रेवरी वे से अपना घूमते रहते हैं, एकदम ब्रेव होकर घूमते रहते। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। वो थोड़ा भी नहीं डरते हैं, ठीक है, जो पेड़ के नीचे आदमी बैठे हुए हैं उनसे। दे प्लेस इन स्लीक सर्वलिक सर्टनिटी। और दे पेस इन वो इस प्रकार से चलते हैं स्लीक सर्वलिक की सर्टेनिटी मतलब पूरा एंथुसियाज्म एनर्जेटिक्स के साथ वो यहाँ पर चलते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम देखेंगे तो यूं कह लें कि ऑनरेबल एंड ब्रीव। स्लिक सर्वलिक सर्टेनिटी मीन्स ऑनरेबल एंड ब्रीव, यहाँ पर हम कह सकते हैं ऐसा। या यूं कह लें स्लिक से मीन्स होता है जेंटल और सर्वलिक मीन्स पोलाइट या काइंड बिहेवियर। तो मतलब एकदम पूरा एकदम आराम से निर्भीक होकर शेर जो है अपने पूरे एकदम घूम रहा है ऊर्जावान होके। अब ये जो स्टेंजा बताया गया है यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि आंट्स जेनिफर जो टाइगर है इसको क्या कर रही है, वो एक प्रकार से यहाँ पर देखिए कि वो ये डिज़ाइन बना रही है। ये डायग्राम में मैं दिखाने की कोशिश, तो वो एक क्या कर रही है, वो एक शेर का डिज़ाइन बना रही है और उसके पीछे का एनवायरनमेंट जो है वो ग्रीन बना रही है। तो वो इस शेर लग रहा है कि जैसे उछल के कूद के उस स्क्रीन में से बाहर आ जाएगा, मतलब उस डिजाइन में से बाहर आ जाएगा। प्रांस मीन्स मतलब उछल कर, ठीक है, पिछले कदमों से उछल कर। ब्राइट टॉप इज डेनिजर ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। यहाँ पर देखिए एक बात बताए, वो उस आदमियों से नहीं डर रहे हैं जो पेड़ के नीचे बैठे। अब पेड़ के नीचे बैठने वाले आदमियों से मतलब यहाँ पर उन शिकारियों से है जो शिकारी आदमी से जानवरों का शिकार करने के लिए बैठते, वो उससे भी वो शेर डर नहीं रहा है। ठीक है, वो एकदम अपने आप से एकदम पूरी ऊर्जा के साथ ब्रेवरी के साथ वो आराम से एकदम निश्चिंत होके घूम रहा है। आइए हम अगले स्ट्रेंजर की तरफ चलते हैं। Aunt's Jennifer fingers fluttering through her wools find even the every needle's hard to pull. अब हम यहाँ देखेंगे आंट्स जेनिफर जो है उनकी जो उंगलियां हैं फ्लटरिंग मतलब एक तरह से वो कांप रही हैं, ट्रम्बलिंग जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, कि मतलब एक तरह से ट्रबलिंग हो रही हैं, वाइब्रेटिंग ये यूँ कह लीजिए। ठीक है, तो एक प्रकार से पूरी तरह से क्या है वो कांप रही हैं उनकी उंगलियां फ्लटरिंग थ्रू हर रूल।
और वो जो ऊन बना रही है उसमें, मतलब वो डिजाइन बनाने में भी उनकी उंगलियां यहाँ पर कांप रही हैं। तो इस कांपने का कारण क्या है कि हो सकता है कि उनकी उंगलियां वो काफ़ी कमज़ोर हों, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एजेड है, ठीक है। और एजेड होने की वजह से उनकी उंगलियां जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कांप रही हैं। इतना ही नहीं हो, एक कारण ये भी हो सकता है कि वो, क्योंकि वो अपने पति से बहुत डरती हैं, इस वजह से भी उनको लग रहा होगा कि कहीं उनके पति ना आ जाए इस समय और उनको लगे कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, इस वजह से भी वो थोड़ी डरने जैसा। फाइंड इवन द इवरी नीडल्स हार्ड टू पुल। और उन्हें यहाँ पर जो सुई है, सुई से जो वो डिजाइन बनाने में उनको सुई को इस पार से उस पार ले जाने में भी इतनी दिक्कत आ रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है जो नीडल है, सुई जो है, वो एकदम हाथी के दांत से बनी हुई, जो ट्रंक्स होते हैं हाथी के, उससे बनी हुई हो, ठीक है। टस्क या बोन ऑफ एन एलिफेंट, हाथी दांत से बना हुआ, इतना हार्ड हो गया, इतना भारी हो गया, ठीक है। वो इस तरह यहाँ बताने, उसको खींचने में भी बड़ा मुश्किल हो रहा है उनको, ठीक है। तो ये जो द मैसिव वेट ऑफ अंकल वीडिंग बैंड। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, तो मैसिव वेट किसका है, मतलब मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक वेट, ठीक है, ऑफ अंकल वीडिंग बैंड। और ये वेट किसका है, अंकल वीडिंग बैंड का। अब अंकल वीडिंग बैंड मतलब क्या है, अंकल ने जो शादी में जो बैंड बनाया, मतलब यहाँ पे उस अंगूठी से है जो अक्सर जो शादी के समय जो अंगूठियाँ पहनाई जाती हैं या सगाई के समय, तो उस अंगूठी की बात यहाँ पे हो रही है। आप सोच सकते हैं उस अंगूठी का कितना वजन होगा, लेकिन उस अंगूठी का वजन भी इनको यहाँ पर ज़्यादा मालूम पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वो वीडिंग बैंड क्या है, the ankle beating man seems heavy on her hand. क्यों? It struggle that is she feels burdened with her material responsibility. क्योंकि क्या है, वो जिस दिन से उन्होंने वो अंगूठी पहनी हुई है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके ऊपर सारी जिम्मेवारियाँ, ठीक है, जैसे ही आदमी औरत की शादी होती है तो क्या होता है, उसके ऊपर सारे परिवार की जिम्मेवारियाँ हो जाती हैं और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे वो दबती चली जाती हैं, ठीक है। उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते उनको ऐसा लगने लगा है कि मतलब वो उसके, ये जो बर्डन है वो एक तरह से अब उनको बोझ लगने लगा, ये जो शादी का जो बॉन्ड उन्होंने किया है वो अब उनको एक बर्डन की तरह लग रहा है, ठीक है। सिट हैवली अपॉन आर्न्स जेनिफर हैंड। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो अंगूठी उनके हाथों में आकर बंध गई है, बैठ गई है उंगलियों के ऊपर। मतलब क्या है कि पूरी रूप से, पूर्ण रूप से उनको उसने बांध लिया है। उनके मतलब यहाँ के फियर को, उनके डर को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, बर्डन के नीचे, मतलब वो इससे दब गई। उस सारी चीज़ों को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, ठीक है, कि क्या है, किस प्रकार से वो, उन्होंने अपना पूरा जीवन, ठीक है, अपने पति के नाम कर दिया है, या यूं कह लें पति को उजागर करने के लिए दबी सहमी सी रहने लगी हैं, ठीक है, और अब हमेशा स्ट्रगल करती रही हैं अपने परिवार को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए। तो एक तरह से वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया। हम आगे चलते हैं, देखते हैं थर्ड स्टेंजा में। When aunt is dead, her terrified hand will lie. अब यहाँ पे हम देखते हैं, बताते हैं कि जब जो आंट है यहाँ पर, आंट मतलब जेनिफर की बात हो रही है यहाँ पे, आंट जेनिफर की, जब वो मरेंगे, ही इज डेड, हर टेरिफाई हैंड विल लाई, और उनका जो हैंड है वो भी लाई, मतलब लाई मीन्स मतलब एक तरह से पड़ जाएगा, निर्जीव सा वो भी पड़ा रह जाएगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं जो फाइनल स्टेंजा है रिवेल, ये क्या करता है, एक सैड, एक ट्रूथ को, एक दुखद सच्चाई को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डरल्स सी वॉज मास्टर बाय। अब बोल रहे हैं स्टिल रिंग, उसके बावजूद भी जब वो मरेंगी उनका हाथ एकदम निष्क्रिय हो जाएगा, उसके बावजूद भी वो जो अंगूठी है ना उनके हाथों में रहेगी, विथ ऑर्डरल्स, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो पेनफुल एक्सपीरियंस था, ठीक है, वो भी उसके साथ ही रहेगा। सी वॉज मास्टर बाय, तब भी उन्हें कोई ना कोई चीज़ें कंट्रोल कर रही होगी। अब ये जो लाइन है इसको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इस लाइन में क्या है, एक दुखद सच्चाई की बात की गई है। तो पोइट से इवन आफ्टर द डेथ will not be able to release Aunt Jennifer from the trauma she had to undergo during her lifetime. कहने का मतलब क्या है
कि जो पोइट हैं वो कह रही हैं कि मरने के बाद भी आंट जेनिफर जो हैं वो यहाँ पर रिंग, या स्टिल रिंग लिखा है ना, कि मतलब उसके बावजूद भी वो शादी के बंधन से आज़ाद नहीं हुई हैं। वो उस बंधन में जो उन्होंने ये जिम्मेवारियों का जो बंधन लिया था, ठीक है, वो उससे वो हमेशा बंधी रहेंगी, ठीक है, मरने के बाद भी। विथ ऑर्डरिल्स, विथ ऑर्डरिल्स, ऑर्डरिल्स मीन्स वो डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस जो हुई, या यूँ कह लें पेनफुल जो एक्सपीरियंस था उनके, वो भी उनके साथ ही जाएगा। सी वॉज मस्टरबाइड, और उन्हें कोई ना कोई हिस्सों में भी कंट्रोल कर रहा होगा। मतलब पूरी जिंदगी उनकी यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, हर लाइफ will be a story of ordeal and the oppression that she was subjected to, ठीक है। however the tiger created by her will be eternal। अब यहाँ पे देखिए कि जो ये बातें यहाँ कही गई कि मतलब पूरी ज़िंदगी उनको, मतलब क्या है कि जब वो मरेंगी तो उनके साथ भी, तब भी वो उनके साथ वो दुख उनके साथ ही रहेगा जो उन्होंने यहाँ पे महसूस किया था, जो जिम्मेवारियाँ था उनके साथ ही दफन होगी। लेकिन यहीं पे देखिए कॉन्ट्राडिक्शन भी दिखाया जा रहा है कि क्या है, दोनों कैरेक्टर को अलग अलग चीज़ें बता रही। द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड, वहीं जो टाइगर उन्होंने बनाया था उस पैनल में, पैनल मतलब वो जो स्टेज उन्होंने तैयार किया था, बॉन्ड तैयार किया था, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनफ्रेड, वो जो टाइगर है वो उस समय भी एकदम ब्रेवरी के साथ उछलता कूदता हुआ, एकदम खुशी से, बिना डरे हुए, एकदम, हाँ, पूरे लाइफ में वो किसी से बिना डरे हुए आराम से वैसा ही दिखता रहेगा। मतलब यहाँ पे दो कैरेक्टर को दिखाया गया, जबकि क्या है, आंट जेनिफर पूरी ज़िंदगी दबी सहमी सी रह गई, और मरते वक्त भी वो अपने दिली ख्वाहिश को, जो भी उनकी इच्छाएं थी, उनको उजागर नहीं कर पाती हैं, और वो उसी को लेकर दफन हो जाती हैं। जबकि वहीं जो उनका कैरेक्टर है उन्होंने जो बनाया है, वो हमेशा, जब भी तक वो कपड़ा रहेगा तब तक वो उस पर अंकित रहेगा, उसी प्राउडनेस के साथ, वो बिना डरे हुए चीज, और हमेशा उसी रूप में रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि परहैप्स द पोएट वांट टू से दैट ओमेन themselves was creating this tiger, they need to be break their shackles and to be unafraid like the tiger themselves, ठीक है। one more thing that can be inferred from the poem is that Aunt Jennifer, who for long has borne the miseries she was subjected to, now long for freedom from dominance and male chau- chauvinisms, chauvinisms, sorry। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पूरी ज़िंदगी ये जो आंट्स जेनिफर है वो संघर्ष करती रहीं, और संघर्ष करते हुए ही यहाँ पर डेथ भी हो जाती है उनकी। उसके बावजूद भी ये जो मेल डोमिनेट सोसाइटी है उन्हें उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने नहीं देता, जबकि यहाँ पे जो उन्होंने कैरेक्टर बनाया है वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से पूर्ण करता है और हमेशा हंसता रहता है। तो अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से पोएट्रिक डिवाइस यूज़ किए गए हैं या लिटरेरी डिवाइस। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो राइमिंग स्कीम्स हैं, ठीक है, उनको, और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कौन कौन से पोएट्रिक डिवाइस यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि राइमिंग स्कीम्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं और कैसी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो राइमिंग स्कीम्स है वो यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में ए बी क्यों, क्योंकि क्या है, तो स्क्रीन्स एंड ग्रेन्स फर्स्ट स्टेंजा में लिखा हुआ है, तो ए हम मान सकते हैं, ट्री एंड सर्टेनिटी दैट विल बी बी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने, और इसी तरह सेकंड में भी हम देखें, सेकंड स्टेंजा में, तो यहाँ भी आपको क्या मिलता है, लास्ट वर्ड इज ऊल एंड पुल, देन अगेन इट इज ए एंड बैंड एंड हैंड अगेन बी। And in the third paragraph, lie and buy, A and made unafraid means again BB। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो इस पोएम के अंदर जो लिटरेरी डिवाइस है दैट विल, या राइमिंग स्कीम जो है वो ए है। अब आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन कौन से पोएट्रिक डिवाइस यूज़ किए गए।
पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं? पोएटिक डिवाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि अलंकार, अलंकारों का प्रयोग, वही चीज़ें हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एजोनेंस। यहाँ पे सबसे पहला कौन सा है? एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? Assonance is the repetition of the vowel sound word within the lines of the poem that are creating rhymes internally. For example, I can do the boogalloos too. यहाँ पर मेंशन किए गए। सेकंड देखते हैं एजोनेंस के बाद राइम्स कौन से हैं? इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ syllables typically at the end of the verse line. For example, cat, hat, dog, log, like that. And here it is refrain also. It is the word, line or phrases that is replicate within the line or stanza or the poem itself. For example, jump back, honey, jump back, like that. अब इसमें हम लोग देखें तो अगर जो मेजर पोएट्रिक डिवाइस जो हैं वो सबसे पहले हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या होता है? इमेजिनरी मीन्स ए सेंसरी एक्सपीरियंस और क्रिएटिंग ए पिक्चर विथ वर्ड only for the reader or imagination is the literary terms that refer to the five senses for language and representation. Imaginary includes, for example, freer, strickens, depressed wife, magnificent tiger, like that. In the same way, the second literary device, that is metaphor, describing an object or an action in such a way that isn't literally true or is used to indicate indirect comparison between completely different things. For example, bright topaz. आप देखेंगे कि इसमें मेटाफर का प्रयोग किया गया है। मेटाफर क्या होता है कि आपने देखा होगा, हिंदी में पढ़ा होगा, रूपक अलंकार भी आप लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ब्राइट टोपज का प्रयोग किया गया है, और ब्राइट टोपज पत्थर का प्रयोग नाम इसलिए लाया गया है सिर्फ वो स्किन के कलर को बताने के लिए, टाइगर के, इसलिए यहाँ पर मेटाफर का प्रयोग किया गया था। तीसरा हम लोग देखेंगे इसमें एलिट्रेशन का भी प्रयोग है, पोएट्रिक डिवाइस। ठीक है, एलिट्रेशन क्या होता है? Refer to the repetition of same letter or sound, and they consist of closely connected word when used. For example, आपने देखा होगा लिटरेरी डिवाइस, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं वर्ड जिनको बार बार रिपीट किया गया है, वर्ड ऐसे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें एक और पोएट्रिक डिवाइस है, दैट इज सिंबोलिज्म। ठीक है, सिंबोलिज्म क्या होता है? shows the ideas and quality and is literary device which uses symbol such as word, people, sign, setting or abstract idea in any way. For example, आपने देखा होगा यहाँ पर कि वो सिंबल प्रयोग किया गया, हैप्पी वीडिंग बैंड्स या टाइगर एज अनटेम्ड फ्री स्पिरिट्स। तो ये जो बात यहाँ की गई, हैप्पी वीडिंग बैंड्स, ये सिंबलिज्म्स हैं एक तरह से। अगला एक और पोएट्रिक डिवाइस इसमें यूज़ किया गया है, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशंस। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जिसे आप हिंदी में मेरे ख्याल से मानवीकरण अलंकार पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज वेयर नॉन ह्यूमन बींग्स आर डिस्क्राइब एज ह्यूमन बींग्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कि जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पौधों या जानवरों के लिए की तुलना या निर्जीव चीज़ों की तुलना जीवित कैरेक्टर से कर दी जाती है। ठीक है, तब वो ऐसी जगहों पे, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम लोग कह सकते हैं कि टाइगर आर बीइंग गिवन क्वालिटी। टाइगर को यहाँ पे बहुत सारी ऐसी क्वालिटी दी गई हैं, जैसे प्राइड होना, कॉन्फिडेंस होना, अनअफ्रेड होना। ये सारे कैरेक्टर किसके? ह्यूमन बींग्स के, ना कि एक जानवर के कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन है। और एक पोएट्रिक डिवाइस आप लिखना चाहें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाइपरबोले भी का भी प्रयोग किया गया है। हाइपरबोले क्या होता है? जिसे आप हिंदी में मेरे ख्याल से अतिशोक्ति अलंकार के नाम से जानते हैं। अतिशोक्ति अलंकार मतलब दे कंसिस्ट ऑफ क्लेमिंग स्टेटमेंट्स और क्लेम दैट आर नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हैप्पी वीडिंग बैंड, तो हैप्पी वीडिंग बैंड, अब वीडिंग बैंड को यहाँ पर हैवी बताया गया था, या यूँ कह लें कि मैसिव वर्ड का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मैसिव बैंड, तो एक अंगूठी का वजन कितना हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो प्रयोग किया गया था मैसिव, मतलब बहुत ज़्यादा बोझ आ गया। ठीक है, तो ये जो प्रयोग किया गया, ये एक तरह से अतिशोक्ति शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो
होप आपको ये सारा पोएम समझ में आ गया होगा, इसके लिटरेरी डिवाइस भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप मुझे अपने व्यूज़ बता सकते हैं, ठीक है। अगर पसंद आया हो मेरा चैनल तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और स्टिल कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप मुझे सजेशंस में या कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे मैं उसी हिसाब से आपको वीडियो बनाकर दे दूँगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।